बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेल पर बात करते हैं। उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। आज हम बात करेंगे खासकर बॉडी बिल्डिंग के हवाले से, और हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग के फेडरेशनें बन चुकी हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे, एसोसिएशनों के हवाले से भी बात करेंगे, और ख़ासकर इस 34वें नेशनल गेम्स में क्या कुछ होता रहा बॉडी बिल्डिंग में, उस हवाले से भी बात करेंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं आमिर उल्लाह खान साहब, जो सेक्रेटरी जनरल हैं कराची बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के। इनसे भी बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग के हवाले से। और उसके साथ साथ मौजूद है मोहम्मद इकबाल बाली साहब, जो सेक्रेटरी जनरल है सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के। उसके साथ हमेशा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहते हैं फरहान फरीद राजू साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इनसे भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज बॉडी बिल्डिंग पर ज़्यादा बात करें। सबसे पहले आमिर उल्लाह की तरफ आते हैं। आमिर उल्लाह साहब, 34वें नेशनल गेम्स से अख्ताम पजीर हुए, क्या कुछ मुश्किलात आप लोगों को पेश आई 34वें नेशनल गेम्स के अंदर? टाइटल हमने देखा कि एचएससी की जानिब से आप लोग सारा काम करते दिखाई दे रहे थे, और फिर तीसरी पोजीशन आप लोगों ने जो है बॉडी बिल्डिंग में हासिल की। एक अच्छा साइन तो एक तरफ खिलाड़ियों ने परफॉर्म कर दिया, लेकिन एसोसिएशन की लड़ाई ने बहुत कुछ खिलाड़ियों को सोचने में मजबूर कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले थैंक यू शहजादा भाई आपका और आपके चैनल का कि आपने हमें मदऊ किया इस अहम इशू पे बात करने के लिए। सबसे पहले तो ये कि 34वें नेशनल गेम्स में बॉडी बिल्डिंग का इवेंट एक ज़बरदस्त किस्म का कामयाब इवेंट रहा। बहुत ज़बरदस्त इवेंट, बेहतरीन खिलाड़ी। आप ये यकीन करें कि कुछ देर में ऐसा लग रहा था कि किसी हम इंटरनेशनल इवेंट में बैठे हैं, इंटरनेशनल स्टेज में बेहतरीन एथलीट्स आए थे उसमें, और एक बेहतरीन ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। उसके सेकंड अब हम आते हैं सिंध बॉडी बिल्डिंग की तरफ। सिंध बॉडी बिल्डिंग में ये हुआ कि हमारी जो टीम थी, जाने से एक हफ्ता पहले तक तलवार हमारे सर पे लटक रही थी कि हम जाएंगे, सिंध की टीम जाएगी या नहीं जाएगी, जाएगी या नहीं जाएगी। एंड में उससे पहले हमने ये किया कि जब सिंध पे कुछ मसले मसाइल आए सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन में, हमारी वो बोलते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ था, ये कहना चाह रहे हैं आप। तो ये सिलसिला हमारे साथ हुआ, और सिंध ओलंपिक्स में जनाब अहमद अली राजपूत साहब ने एक पैरेलल बॉडी को सपोर्ट किया, और एक ऐसी डमी पैरेलल बॉडी को कि आज उनका इलेक्शन हुआ। इतना भी इंतज़ार अहमद अली साहब ने नहीं किया कि वो आज 4 सितंबर 2022 को उनका इलेक्शन हुआ, अगले मीटिंग का इंतजार ही नहीं किया कि वो बॉडी जो दूसरी बनी है कि वो अपने मिनट्स से अप्रूव कर दे। 5 तारीख को एफिलेशन ही दे दी। सिंध ओलंपिक्स अहमद अली राजपूत साहब को, सेक्रेटरी है सिंध ओलंपिक्स की, इतनी जल्दबाजी दिखाई उन्होंने कि अगले दिन ही एफिलेशन दे दी उस डमी बॉडी को। और हम जो एक रेगुलर बॉडी काम कर रहे थे, पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन से एफिलेटेड लोग, एक यूनिट काम कर रहा है, उसको पीछे रख के एक पैरेलल को बीच में ले आए। तो हमने अपना केस भेजा पाकिस्तान ओलंपिक के पास। वहाँ पे ऑर्बिटेशन कमेटी थी, उन्होंने हमारी बात सुनी, हमने अपना मौक़िफ़ वहाँ उनको बताया, अपना प्रॉब्लम्स और अपने डॉक्यूमेंट्स पेश किए। वहाँ से डिसीजन आया कि सिंध 34वें नेशनल गेम्स में सिंध की वो टीम जाएगी जो एफिलेटेड हो पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन से, उस फेडरेशन से जिसके सदर जनाब तारिक परवेज साहब और सेक्रेटरी जनरल जनाब तारिक जफ़र साहब है, वो बॉडी जाएगी 34वें नेशनल गेम्स में खेलने के लिए। यहाँ चूँकि आपको पता है कि मेन सारे एथलीट सिंध के हमारे पास तैयार खड़े थे, और एक खुशी की लहर आई और हमने जाने की तैयारी की। फिर एक प्रॉब्लम आ गई जिसको अभी भी हम फेस कर रहे हैं। तो हम अहमद अली राजपूत साहब के पास वो फैसला लेके गए कि जनाब ये कल डिसीजन आया है पाकिस्तान ओलंपिक्स का, तो इसको तो आपने देखना है। उन्होंने जब वो पढ़ा तो कहा हाँ इसको मुझे फॉलो तो करना है, तुम लोग तो बहुत ऊपर से आ गए, अब तो मजबूरी है, तुम लोग को ले जाना पड़ेगा, लेकिन मैं किराया विराया नहीं दूंगा। यानी टीएडीए कुछ भी देने को तैयार नहीं है वो खिलाड़ियों को। फिर आप लोगों ने इसको किस तरह हल किया है इस मामला को? क्योंकि खिलाड़ियों को तो इकबाल साहब ज्यादा तफसील बता देंगे। इकबाल साहब क्या कहेंगे इस हवाले से कि जब आखिरी लम्हात में ये मामला अहमद अली के कोर्ट पे पेश हुए तो अहमद अली ने क्या कहा,
और उसके बाद आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत क्या जो 34वें नेशनल गेम्स हुए उसमें अपने जो टीम थी बॉडी बिल्डिंग की उस हवाले से उन खिलाड़ियों को क्या प्रमोट किया फिर आप लोगों ने? सबसे पहले शहजादा भाई 34वें नेशनल गेम्स काफ़ी दिनों बाद हो रहे थे और वो कोयटा शहर में मुनक़िद हो रहे थे। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि ये जो इवेंट्स होते हैं ना, ये समझ ले कि हमारे बॉडी बिल्डिंग की मैं सिर्फ बात करूँगा, बॉडी बिल्डिंग में ये समझ ले बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कराती है ना ये 34वें नेशनल गेम्स को। तो कहने का मकसद ये था कि इस पर वो खिलाड़ी भी शरीक होते हैं जो मिस्टर पाकिस्तान साबका होते हैं, वो भी उतरते हैं, और जो मौजूदा होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें एक मेला सजता है, ये वो मेला है जिसमें बॉडी बिल्डर, हर एक बॉडी बिल्डर चाहता है कि वो इसमें शरीक हो। अब अहमद अली साहब ने, जब हम सिंध की टीम लेके पहुंचे कि भाई हमारी ये टीम है, हमने सेलेक्ट भी कर लिया, ये लड़के 4-5 महीने से तैयारी में डाइट के साथ, आपको पता है बॉडी बिल्डिंग गेम कोई ऐसा गेम नहीं कि 1-2 दिन की तैयारी में कोई पार्टिसिपेट, इसके लिए प्रॉपर डाइट, प्रॉपर सप्लीमेंट और ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और फिर अपने जिस्म को तराश कर पार्टिसिपेट करते हैं। ये मेरे ख्याल में बच्चा बच्चा जानता है, और इसके लिए एक दिन की तैयारी नहीं होती है, 3-4 महीने से तैयारी में रहते हैं। और जब बात हो नेशनल गेम्स की तो उसके लिए तो भरपूर तैयारी करते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा इवेंट है पाकिस्तान का। अब अहमद अली साहब ने काम तो ये किया कि बॉडी बिल्डिंग को सबूताज करने में मैं बरमला कहूँगा, क्योंकि बीइंग ए सेक्रेटरी बॉडी बिल्डर्स को बॉडी बिल्डिंग को तबाह करने में अभी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और उन्होंने कहा कि ये टीम तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने सो कॉल्ड एक पैरेलल बॉडी जैसा आमिर भाई ने बनाया कि वो खड़ी कर दी है, क्योंकि वो पहले ही ऑलरेडी इलेक्शन हार चुके थे हमारे पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन सैयद जमील भाई। और उसके बाद उन्होंने एक है ना पैरेलल और इलीगल बॉडी बनाई, और उसको अहमद अली साहब ने किस तरीके से, मैं कहता हूँ वो आइन कहाँ है, वो रूल रेगुलेशन कहाँ है। हालांकि अहमद अली साहब जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, पिछले 22 साल से जनरल सेक्रेटरी हैं, और मैं समझता हूँ कि 22 दिन का बच्चा भी समझ जाएगा कि रूल रेगुलेशन क्या होते हैं, आइन क्या है। आइन का दर्जा किसी भी एसोसिएशन में, किसी भी फेडरेशन में माँ का दर्जा है, मैं उसको इतनी अहमियत देता हूँ। उन्होंने सारे आइन को सबूताज करते हुए एक इलीगल और पैरेलल बॉडी बना दी सिंध में। और उसकी वजह यह है कि क्योंकि सैयद जमील साहब सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, अब इनका तांता बांधा सेक्रेटरी जनरल और फाइनेंस सेक्रेटरी का आप समझ सकते हैं कितना क्लोज होगा। तो कहने का मकसद है कि उन्होंने सबूताज करने की बेहद कोशिश की, लेकिन अल्लाह करीम है, अल्लाह ताला बॉडी बिल्डरों की दुआ को सुनता है। उन्होंने जब ये नहीं हुआ, आमिर भाई ने जैसे बताया कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने स्टेप्स लिया, और बहुत अच्छा इकदाम था पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में। उन्होंने ये कहा कि वो फेडरेशन जो पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन से एफिलिएटेड हो, और पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन भी कौन, जिसका इलाक इंटरनेशनल बॉडी से हो, और वो इंटरनेशनल बॉडी कौन, जिसका इलाक IOC और OCA से हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का इलाक IFBB इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस से है, और जिसका इलाक OCA और IOC से है। तो अच्छा, पाकिस्तान आपकी बात बिल्कुल सही है, उस पर भी मजीद बात करें। लेकिन जिस तरह आप पैरेलल बॉडी की बात कर रहे हैं, हम देखते हैं कि पैरेलल बॉडी तो बहुत बन गई है, सिर्फ एक को फोकस क्यों किया हुआ है आप लोगों ने भी? देखिए, अभी मेन चीजें होना ये चाहिए, जब पाकिस्तान ओलंपिक के जेर साया, क्योंकि पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है, उसके जेर तंजीम सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन, मैं अपनी सिंध की बात करूँ, इसी तमाम सूबों में तंजीमें हैं। तो होना ये चाहिए था कि सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन को हमें एफिलिएशन लेटर जारी करना चाहिए था। अहमद अली ने अपने सो कॉल्ड पैरेलल बॉडी और क्योंकि उनके फाइनेंस सेक्रेटरी, उनको एफिलिएशन सर्टिफिकेट जारी किया, जो कि गैर आईनी है, इलीगल है। और यहाँ मजे की बात एक और मैं इंकशाफ करूँगा, मेरे ख्याल में अब तक मीडिया भी बात नहीं है। खैर बहरहाल हम वहाँ पे टीम लेके गए और अल्लाह ताला ने इज्जत दी, और क्योंकि लेकिन जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो कह दें पहले, वरना शायद आप भूल जाएं। कहना चाह रहा हूँ कि अब आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, एक ऐसा बंदा इलीगल पैरेलल, तो मैं कह रहा हूँ मेरी बात ना माने, वो एक शोबे के लिहाज से वकील हैं, उन्होंने इस बॉडी बिल्डिंग इवेंट को रोकने के लिए कोर्ट से स्टे दायर किया कि ये बॉडी बिल्डिंग इवेंट है ना 34वें नेशनल गेम से बाहर हो जाए। लेकिन अल्लाह करीम है, अल्लाह बेहतर जानते हैं, क्योंकि इसमें तमाम डिपार्टमेंट जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, मेडल्स की दौड़ में लगे हुए हैं, उनकी दुआ भी सुन रहे हैं कि लोग, माएँ बहनें
भाई बुजुर्ग सब दुआ कर रहे होते कि यार मेरा बेटा चैंपियन बन जाए, नेशनल गेम्स में मेडल ले गोल्ड मेडल ले ले। अल्लाह करीम है, अल्लाह ताला ने सरखरू किया हमें। अच्छा, एक बात और अल्लाह बिल्कुल। ताला ने वो इनके स्टे को डिसमिस किया। और साथ ही साथ अब जब वहां पे ये अहमद अली इनके पैरेलल तंजीम के खिलाड़ी को लेके जब पहुंचे तो वहां पे सूरत हाल अजीब थी, क्योंकि हमारी टीम तो वहां पे जाहिर सी बात है फेडरेशन तैयार थी, लेकिन हमने ये फैसला किया कि नहीं यार, खिलाड़ी किसी के भी वो खिलाड़ी जो सफ़ीर होते हैं, और इन बच्चों का क्या कसूर। ये तो ये जो बैठे हुए सो कॉल्ड सीटों पे उनके हाथ चढ़ गए हैं गलत तरीके से। तो हमने हमारी फेडरेशन ने फैसला किया खिलाड़ियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। हमने खिलाड़ियों को जो सिंध से गए थे पैरेलल तंजीम के, उनको भी खेलने का मौका दिया। अच्छा, खेलने का मौका तो आप लोगों ने दे दिया, लेकिन हमने बहुत कुछ सुना है इस नेशनल गेम्स के हवाले से, और हमने देखा कि जो TADA है उनमें भी बहुत सी मुश्किलात आप लोगों की आई और खिलाड़ियों को भी बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब कोई आप लोग लीगल तरीके से इस पे जा रहे हैं, क्योंकि TADA तो गवर्नमेंट की तरफ से मिलना था खिलाड़ियों को, ऑफिशियल को, वो नहीं मिले बॉडी बिल्डर्स को, तो यकीनन आप लोग भी इसके लिए आवाज उठाएंगे। जी बिल्कुल, खिलाड़ियों के लिए खिलाड़ी कोई भी हो उसके लिए आवाज उठाना हमारा फर्ज है, क्योंकि हमें एक जिम्मेदारी दी गई है तो उसको ऐसे तरीके से निभाना भी हमारा फर्ज है। खिलाड़ियों को इन्होंने TADA नहीं दिया, जैसा कि आमिर भाई ने कहा कि हमने तो वो TADA हम नहीं देंगे, तो इसके लिए बाकायदा हम प्ली दाखिल कर रहे हैं एंटी करप्शन में अहमद अली के खिलाफ। इंशाअल्लाह ताला जल्दी आपके चैनल में भी उसकी तफसीलात भेजेंगे, ताकि मीडिया को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, खिलाड़ी क्या महसूस करते हैं, खिलाड़ियों का दर्द क्या होता है। ये कोई अनप्रोफेशनल बंदा नहीं समझ सकते, जो प्रोफेशनल होता है, जो खिलाड़ी होता है, वही खिलाड़ी वही समझ सकता है। फरहान राजू साहब है, जिस तरह खिलाड़ियों के साथ जाती होती है, और खासकर अभी हम दोनों मेहमान हमारे साथ बॉडी बिल्डर के मौजूद हैं, क्या कहेंगे इन खिलाड़ियों के हवाले से कि इन्होंने तो एक अच्छा स्टेप ले लिया, लेकिन क्या वहां पर जो लोग बैठे हुए थे, जो करते धरते थे, उन्होंने ये नहीं सोचा इन खिलाड़ियों के हवाले से कि अब क्या करना है इन खिलाड़ियों के साथ, क्योंकि अब वहां पर हम देखते हैं कि 2 टीमें अगर देखें तो तश्कील दे दी गई थी। इन्होंने अपना काम अच्छा किया, खिलाड़ियों को उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया, उन खिलाड़ियों को भी उसी इवेंट में शरीक किया। समझते हैं कि ये बहुत कुछ सोच समझ के करना पड़ता है। अगर ऐसे हालात नेशनल गेम्स में रहे तो खिलाड़ी कौन आएगा आगे? जी, मुझे तो यहाँ पर ये बातें सुन के बहुत अफसोस हो रहा है कि इस लेवल पे इस तरह की बातें हो रही हैं। इनको तो मैं सराहूंगा कि इन्होंने खिलाड़ियों के साथ ज्यादती नहीं होने दी। जो पैरेलल बॉडी भी थी, उन्होंने उस बॉडी से अपना इख्तलाफ जरूर रखा, लेकिन उन खिलाड़ियों को नुकसान नहीं होने दिया। दूसरी तरफ अहमद अली राजपूत साहब, मैं मुसलसल उनको इस तरह देख रहा हूँ कि पहले एक एथलीट आपके प्रोग्राम में आई थी, शबाना गालिबन उनका नाम था, शबाना मोइन, उनके साथ भी एक ऐसा थ्रेट वाला मामला था जो आपने डायरेक्टली उनसे बात कराई तो उन्होंने कहा कि हाँ इन्होंने मुझे थ्रेट किया था, और उसके बाद वो मुकर गए थे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, फिर हमारी बात खत्म हो गई थी, मतलब गोलमोल करने की उन्होंने कोशिश की। और वो सेक्रेटरी है, और तो उनको ये देखना चाहिए था कि आपके पास जो बॉडी बिल्डिंग की अथॉरिटी आई है, पहले तो उनको डॉक्यूमेंटेशन वही करनी चाहिए थी कि आप देखें कौन लीगल है कौन अनलीगल है, कहां से एफिलिएटेड है। अहमद अली राजपूत साहब को सब कुछ पता था, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ पता ना हो। सब कुछ पता था, उन्होंने जानबूझ के ये किया है, तो ये बहुत अफसोस का मुकाम है। तो उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए, और हम जितनी भी सहाफी बरादरी है वो भरपूर एतराज करते हैं कि इस तरह की मामले जो इतनी बड़ी सीट पे बैठा हो वो इस तरह किसी की ईमा पे ये काम करेगा, और किसी ऐसी बॉडी जो अथराइज बॉडी, वर्ल्ड वाइड अथराइज बॉडी है, उसके साथ नाइंसाफी करेगा, और इस तरह कर देगा कि किसी ऐसी बॉडी को आगे कर देगा जो कि बिल्कुल ही वहां से एफिलिएटेड नहीं है। तो इस पे तो मतलब एक सवाल ये निशान आता है कि ये इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे सेक्रेटरी साहब अहमद अली राजपूत साहब, वो कर क्या रहे हैं, उनको तैनात किसने किया, तो उनको भी जवाब किसी न किसी को तो देना चाहिए ना, जवाब किसी न किसी को देना चाहिए। आमिरुल्लाह साहब, थोड़ी सी बात हम कर लें, जिस तरह बॉडी बिल्डिंग की हो रही है, तो हम तो अब देखते हैं कि हर गली मोहल्ले के अंदर जो है मुख्तलिफ जो है फेडरेशनें बनी हुई हैं बॉडी बिल्डिंग की, तो इस तरफ भी कोई तवज्जो देने की जरूरत है। हर कोई मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर सिंध, मिस्टर कराची, ये अपने आप के सीने पे सजाया फिरता हुआ नजर आ रहा होता है। शहजादा भाई, जिस तरीके से आज इस प्रोग्राम में मैं देख रहा हूँ कि मीडिया, माशाल्लाह मीडिया की वजह से हर वो गरीब या कमज़ोर तंजीम या कमज़ोर खिलाड़ी, उसकी आवाज़ सब तक पहुँच रही है। अहमद अली साहब को 22 साल तक इस तरह के प्रोग्राम में बैठ के किसी ने नाम लेके उनका एक्ट नहीं बताया कि उन्होंने ये गलती की है, उन्होंने कहा कि जाओ मैं इनके पैसे नहीं देता हूँ, ये अल्फाज थे उनके। हमारे पास इनकी वीडियो रिकॉर्डेड है जिसमें कहते हैं मैं पैसे नहीं दूंगा, तुम लोग खुद टीम लेके जाओ।
तो इस तरह की मीडिया की वजह से आज एक गरीब कमज़ोर खिलाड़ी की आवाज़ आवाम तक और एकाम बाला तक जा रही है। इसी तरीके से ये जो पैरेलल बॉडीज़ हैं, छोटी छोटी तंजीमें बनी है, मैं इनको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये खेल को नुकसान पहुंचा रही है। आपके पास गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि फॉर एग्जांपल हम बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं, पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, उसको पाकिस्तान ओलंपिक्स की एफिलिएशन चाहिए ताकत में आने के लिए। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन उसको मानती है कि ये लीगल बॉडी है। इसके बाद जो लोग जब इलेक्शन पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग के या मरकजी इलेक्शन या सूबाई इलेक्शन में हार जाते हैं तो वो 4 लोग अपने साथ इकट्ठे करके एक नई तंजीम बना लेते हैं। इस चीज़ पे तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। ये मेरे और आपकी बस की बात नहीं है, लेकिन ये मेरे और आपको, अवाम को और उन पैरेलल तंजीमों में खेलने वाले खिलाड़ियों को बताना चाहिए। अभी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। मैं किसी एक तंजीम या एक एसोसिएशन के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल सी बात कर रहा हूं। लड़कों में मायूसी आती है। एक लड़का नेशनल गेम्स में कराची से 5-6 महीने तैयारी करके गया और उसकी पोजीशन 5-6 पोजीशनों में टॉप 5-6 में उसकी पोजीशन आई। बहुत डिफिकल्टी, बहुत मेहनत की उसने। नेशनल गेम्स में उस अपनी क्लास में कोई मेडल आ गया उसका, या 4th-5th पोजीशन आ गई। वो लड़का जब कराची में खेलता है, वो लड़का जो नेशनल में 4th-5वीं पोजीशन आई, वो कराची में आता है मिस्टर कराची के मुकाबले में। इसके बरक्स दूसरे तरफ जो दूसरी पैरेलल तंजीम है, वो अपने खिलाड़ियों को 4-6 जिमों को और फिर 4-6 मुल्क इकट्ठे होकर किसी बड़े इवेंट का नाम दे के किसी मुल्क में जाके इवेंट करा देते हैं और वहां से गोल्ड मेडल और बड़े बड़े मेडल्स लेकर आ जाते हैं। जब वो कराची के मुकाबले में वो मेडल वाला लड़का आता है खेलने, तो वो जो नेशनल गेम्स में 4th-5वीं पोजीशन ली है, वो लड़का टॉप पर होता है, और जो गोल्ड मेडल लेकर आए नेशनल में, वो क्लास ही में नहीं दिख रहा होता। क्लास में। इस पे मजीद इकबाल साहब से भी बात कर लेते हैं। जिस तरह इकबाल साहब इन्होंने जिक्र किया है कि अगर दीगर ममालिक में मुकाबले होते हैं, वहाँ तो वो पोजीशन गोल्ड मेडल हासिल कर लेते हैं, जब नेशनल गेम्स या कोई सूबाई और जो मुकाबले होते हैं उसमें हम देखते हैं कि उस पर कोई मेडल हासिल नहीं कर पाते। पिछले दिनों अगर हम बात कर लें तो थाईलैंड में एक मुकाबला हुआ, वहाँ अगर देखें तो एक तंजीम थी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, उसने जो है हमने देखा कि बाकायदा तौर पर टोटल 20 मेडल हासिल किए, जिसमें 14 गोल्ड मेडल थे। यही बात जिस तरह आमिरुल्लाह साहब कह रहे हैं कि बाहर ममालिक में हमारे खिलाड़ी वो परफॉर्म करते थे, अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही खिलाड़ी से वो हारते हुए नीचे नजर आते हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? भाई इसका तो सीधा जवाब आमिर भाई ने पहले ही दे दिया है कि वो जो खिलाड़ी बाहर ममालिक में पैरेलल तंजीम के या किसी भी तंजीम के जब जाते हैं तो उनका म्यार वो IFBB के मुकाबले का म्यार नहीं है। IFBB का एक म्यार है ना, एक जब पार्टिसिपेशन होती है तो उसमें पता चलता है कि एक लाइन में, एक क्लास में 30 से 35 लड़के शामिल होते हैं। उन 35-30 लड़कों में मेडल हासिल करना ऐसा है जैसे जुए शेर लाने के बराबर है। अब वहाँ से लड़का अगर जैसे मैं फ़िदा हुसैन बलोच की बात करूँगा, हमारा लास्ट टाइम मिस्टर एशिया हुआ है, पाकिस्तान का मिस्टर पाकिस्तान है, कई एक वाबडा का भी वाबडा पाकिस्तान है, कई एक टाइटल है, उसके पास सब कुछ है। जब वो एशिया लड़ने गया तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं समझता हूँ कि उसने अपनी ज़िंदगी का बेस्ट दिया, जिसकी बुनियाद पर उसको 35 लड़कों में उसकी क्लास मैं समझता हूँ कि बहुत टफ क्लास थी। पूरी एशिया से लोग आए हुए थे, 35 की क्लास थी, उसकी पार्टिसिपेंट थे उसके क्लास में, और उसमें उसने गोल्ड मेडल हासिल किया। ना ही उसने वो गोल्ड मेडल हासिल किया कि परफॉर्मेंस उसकी इतनी अच्छी थी कि उसने उसमें प्रो कार्ड भी हासिल किया, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एजाज़ है। और मैं ये समझता हूँ ऐसे लड़कों को प्रमोट करना चाहिए। अब आते हम दूसरी तंजीमों की तरफ, तो जब यही म्यार हम दूसरी तंजीमों मुवाजना करने के लिए, अगर वो गोल्ड मेडलिस्ट अगर IFBB के डिस्ट्रिक्ट सतह के मुकाबले हों, फ़र्ज़ करें कि हमारे ईस्ट है, वेस्ट साउथ, जो हमारे पाकिस्तान के सिंध के मुकाबले से पहले जो मुनक़िद थे, उसमें वो लड़कों को अगर पार्टिसिपेट का मौका दिया जाए जो पैरेलल तंजीम के, मैं नहीं समझता कि उसमें वो पोजीशन भी ले जाए जो ले सके। तो मैंने आपको ये मुवाज़ना बताया है, और इसकी तफसीलात मेरे ख्याल में हमारे
इस पर मजीद भी बात करेंगे। आमिरुल्लाह साहब, फरहान रजी साहब क्या कहेंगे जिस तरह ये जिक्र कर रहे हैं इकबाल बाली साहब, आमिरुल्लाह साहब कि खिलाड़ियों का अगर देखें तो मुख्तलिफ जो फेडरेशनें बनी हुई हैं वो बाकायदा तौर पर शायद मिस्टर कराची, मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर सिंध कराते हैं और उस पर जो है हम देखते हैं कि बहुत से प्लेयर्स निकल कर भी आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि दीगर ममालिक में भी जाते हैं, वहाँ भी टाइटल जीतते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान ओलंपिक की बात की जाए तो वहाँ पर जो मुकाबले होते हैं उनमें हम देखते हैं कि वो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाते। इस पे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम देखते हैं कि ये खेल आस्ते आस्ते बहुत परवान चल रहा है और हर शहर में जो है वो बॉडी बिल्डर जो क्लब बने हुए हैं, अच्छे लेवल के क्लब हैं, वहाँ पर बंदा जाके अपने आप को तैयार करता है। जहाँ पर थोड़ी बहुत टैलेंट नजर आता है तो वो उनको उनकी आई होती है, उनके इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो उनको आगे भेजते हैं और इसी तरह एक टैलेंट नजर आता है। लेकिन वो टैलेंट जब तैयार होना शुरू होता है तो वो अपने आप को किसी एसोसिएशन से अलग करना चाहता है क्योंकि वो अपना टैलेंट को जाहिर नहीं करना चाहता। जब किसी एसोसिएशन के थ्रू वो आगे जाता है और वहाँ परफॉर्म करता है तो उसको अगर किसी एशियन गेम में शिरकत करनी है या कोई वर्ल्ड वाइड या कोई एशियन लेवल पे या सार्क ममालिक में कोई इवेंट होता है तो उसको वही एसोसिएशन भेजेगी जो वहाँ से अलग होगी, जहाँ वहाँ से रजिस्टर होगी। तो वो ऐसा चाहिए कि ऐसी एसोसिएशन से रब्ता करें, एसोसिएशन के साथ चले जो हमारी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से रजिस्टर हो और वर्ल्ड वाइड जहाँ से रजिस्टर हो। लेकिन फरहान राजी साहब, इस पे हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। देखिए हुकूमत हमारी क्या करती है, हुकूमत हमारी एक फेडरेशन बना देती है। अब जैसे मिसाल के तौर पर केसीसी है हमारी, अब केसीसी के जनरल बॉडी का इलेक्शन होते हैं, वहां पर जो जीती वो उनके गवर्नर बॉडी में पीसीबी में जाता है, जो पीसीबी का गवर्नर बॉडी होता है वहां इलेक्शन होते हैं। अब केसीसी की कोई पैरेलल बॉडी नहीं बन सकती क्योंकि वो रजिस्टर है पीसीबी से, पीसीबी सब पूरे पाकिस्तान में जितने भी उनके एसोसिएशन है सबको देखती है। तो इस तरह पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड है, वो उनके जो एसोसिएशन इलाके हैं वो देखिए इस चीज को कि कोई पैरेलल बॉडी तो नहीं बन रही। अगर कहीं बन रही है कि ऐसी चीज हो रही है तो उनको बैठाएं और आपस की जो इख्तलाफात दूर करें और उन लोगों को एथराइज करें जो रजिस्टर है। जो रजिस्टर, बड़ी जबरदस्त बात कह रहे थे फरहान राजी साहब। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखें। बिल्कुल, वक्फे से पहले बात हो रही थी बॉडी बिल्डिंग के हवाले से, तो बॉडी बिल्डिंग के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। अगर हम देखें तो कराची के सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर हमने देखा कि एक फिटनेस जिम का बाकायदा तौर पर आज इफ्तिताह हुआ है और इस इफ्तिताह के मौके पर हमने देखा कि बाकायदा तौर पर लोगों की बड़ी तादाद के साथ साथ स्टूडेंट की बड़ी तादाद इस फिटनेस जिम में मौजूद थी। हमने इसी हवाले से एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। सर सैयद यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जदीद सहूलतों से आरास्ता फिटनेस जिम का इफ्तिताह कर दिया गया। इमल बिल्डर्स के CEO सैयद अफजाल हमीद ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर वलीउद्दीन के हमरा इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल, कराची बॉडी बिल्डिंग के सेक्रेटरी आमिरुल्लाह खान और दीगर लोगों ने शिरकत की। इस मौके पे मोहम्मद इकबाल का कहना था कि फिटनेस जिम में दौरे जदीद की हर सहूलतें मौजूद हैं। लड़के जो है, स्टूडेंट जो है फिजिकल एक्टिविटी में इंस्टीट्यूट से ही फिजिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेकर इस इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन कर सकते हैं, सूबे का भी नाम रोशन कर सकते हैं और मुल्क का भी नाम रोशन कर सकते हैं। मेहमान खुसूसी सैयद अफजाल हमीद का कहना था कि फिटनेस जिम यूनिवर्सिटी में अच्छा इजाफा है। बहुत जल्द मल्टीपर्पज़ जिम्नेजियम हॉल की तामीर का काम भी आगाज करेंगे। बहुत खुशी हुई कि फिटनेस सेंटर जो है यहाँ पे बनाया गया है और ये जैसे मैंने कहा कि जो स्पोर्ट्स की यहाँ पे जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो मुस्तकिल कोई ना कोई एक्टिविटी स्पोर्ट्स के हवाले से जनरेट करते रहते हैं। तलबा व तालबात भी फिटनेस जिम में सहूलतों से मुतमईन नजर आए। मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, स्पेशली स्टूडेंट एथलीट्स के लिए, क्योंकि वो स्पोर्ट्स और स्टडीज़ को साथ साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यूनिवर्सिटी के अंदर ये फिटनेस सेंटर इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर प्लेयर्स, स्पेशली स्टूडेंट एथलीट। सर, जिम आपकी बॉडी के लिए हर पार्ट के लिए जो करामत साबित होता है। अगर आप हॉकी में देखा जाए तो आपकी रनिंग जो होती है वो एक मेन रोल अदा करती है। आखिर में मेहमानों को यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वलीउद्दीन, रजिस्ट्रार सरफराज अली ने सिंधी टोपी, अजरक और यादगारी शील्ड बतौर सोवेनियर पेश की। इस मौके पर सर सैयद यूनिवर्सिटी के कन्वीनर स्पोर्ट्स काजी नसर अब्बास, डायरेक्टर स्पोर्ट्स मुबशिर मुख्तार और दीगर भी मौजूद थे।
बिल्कुल रिपोर्ट आपने देखी, इस पे मजीद भी बात कर लेते हैं क्योंकि हमारे साथ जो आमिरुल्लाह साहब मौजूद हैं, इन्होंने सर सैयद यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग में जो बाकायदा तौर पर ये जो जेम्स बाकायदा उस पर जो सामान है उनको गिफ्ट किया और तलबा और तलबात के लिए एक अच्छा साइन है कि वहाँ पर आएंगे, वो फिटनेस लेवल अपना बरकरार रखेंगे। आमिरुल्लाह साहब बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप लोग, और अब तालीमी इदारों के अंदर इस किस्म की चीज़ें आप लोग प्रोवाइड करेंगे गिफ्ट के तौर पर, तो यकीनन नौजवान खिलाड़ी और मज़ीद निकल कर आएंगे बॉडी बिल्डिंग में। जी बिल्कुल शहजादा भाई, ऐसा है कि जब से हमारी एक अच्छी एसोसिएशन में एक अच्छी टीम बन गई है, जनाब सबसे बड़े हमारे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनाब तारिक परवेज़ साहब, उनका एक मोटिव है कि गेम को ग्रास रूट लेवल पे लेकर आना है, स्कूल और यूनिवर्सिटियों तक इस पैगाम को पहुंचाना है, एक हेल्दी एक्टिविटी है ये, ठीक है। इसी तरीके से सिंध में जनाब हमारे प्रेसिडेंट तारिक ज़फ़र साहब और जनाब मोहम्मद इकबाल साहब, ये और मैं और शकील इलियास, हमारी एक ऐसी टीम बन गई है कि हम सिर्फ ये एसोसिएशन के मामलात और अपने गेम को नहीं देख रहे हैं, हम अभी इस गेम को ग्रास रूट लेवल पे लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, उनके प्रॉब्लम सुन रहे हैं, फिर आपस में हम पुल इन करके ऐसा एक बजट बना देते हैं कि यार अभी हम किसको सपोर्ट करें। तो हमने देखा कि सर सैयद यूनिवर्सिटी में एक अच्छे जिम की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे उनके स्पोर्ट्स के जो ज़िम्मेदार हैं मुबशर साहब, वीसी साहब, उनकी रिक्वेस्ट थी कि हमें, चूँकि मैं बॉडी बिल्डिंग से हट के, आपको पता है कि मेरा बिज़नेस जो है बेसिकली जिम इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग है, और मेरी मैन्युफैक्चरिंग तकरीबन 70% पाकिस्तान से बाहर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। तो पाकिस्तान के अंदर भी कराची शहर में तकरीबन 300 से ज़्यादा मेरे बनाए हुए जिम्स हैं, मुख्तलिफ़ इदारों में हमारे जिम्स हैं। तो अब हमने अपना एक बजट बनाया कि यार हमने इस बजट में रहते हुए हमने कुछ कंपनियों को और कुछ ऐसे इदारों को जहाँ स्पोर्ट्स बच्चों को ज़रूरत है, क्योंकि शहजादा भाई जिम जो है इसके लिए गोरे बोलते हैं जिम इज़ द मदर ऑफ ऑल गेम्स। अब चाहे यूनिवर्सिटी से कोई क्रिकेटर निकले बच्चा या बच्ची, हॉकी का प्लेयर, फुटबॉल का, बैडमिंटन का, टेनिस का, हर खिलाड़ियों को बिल्कुल अमानुल्लाह। तो हमने आमिरुल्लाह साहब आपसे मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है तारिक परवेज साहब ने जो पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सदर हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। क्या कहेंगे तारिक परवेज साहब, जिस तरह अभी हमने देखा कि 34वें नेशनल गेम्स मुनक्किद हुए और उस पर बहुत से मसाइल है, खासकर अगर हम देखें तो सिंध के हवाले से सामने आए हैं, और क्योंकि आप पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग को पूरे पाकिस्तान को देख रहे होते हैं, जिन मुश्किलात का सामना इन नौजवान खिलाड़ियों ने किया है, क्या आइंदा भी ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई देता है आपको? जी पहले तो अस्सलाम वालेकुम और आपका शुक्रिया कि आपने अपने फोरम से मैं अपने मौक़िफ़ से आगाह करने का मौका दिया। 34वें नेशनल गेम, क्योंकि बेसिक 34वें नेशनल गेम का तो यही था कि हमने पाकिस्तान ने बताना था कि क्वेटा जैसे मुल्क में, बलूचिस्तान जहाँ पर हालात काफ़ी ख़राब रहते हैं और रहे हैं, बल्कि हैं भी, तो वहाँ पर गेम्स का बेसिक मकसद ये था कि दुनिया को एक मैसेज दिया जाए कि बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में अब अमन है, यहाँ पर खेलों का फ़रोग हो सकता है और खेलें फ़रोग पा रही हैं। तो बेसिक मकसद तो ये था। बाकी वहाँ पर जो अगर खिलाड़ियों को मुश्किलात हैं तो देखें, आपको भी अंदाज़ा है कि काफ़ी अर्से से तकरीबन 19 साल के बाद वहाँ पर ये गेम्स हुई, जो नेशनल गेम्स हैं 19 साल के बाद, तो कुछ मुश्किलात को तो फेस करना पड़ता है इंसान को। बिल्कुल ही वो तरक्की याफ्ता ऐसा हमारा सूबा नहीं है, या कोयटा में इतनी फैसिलिटीज़ फौरी तौर पर यानी इतनी अवेलेबल नहीं थी कि हम सारे, वहाँ पर रिहाइश का मसला था, कन्वेंस का मसला था, सारी चीज़ें, लेकिन मुश्किलात को फेस करके ही आपने जब इवेंट करवाते हैं ना, तो वही कामयाबी यही होती है कि मुश्किलात के बावजूद वहाँ पर इवेंट करवाया जाए। तो वो इवेंट वहाँ पर हुआ और कुछ एक्टिविटीज हुआ वहाँ पे। अच्छा तारिक परवेज साहब, अगर हम बात कर लें तो अगर एसोसिएशन के हवाले से तो हम देखते हैं कि बहुत सी अब फेडरेशन जो है ना हर जगह बनती दिखाई देती है, हर गली मोहल्ले के अंदर, और फिर साथ साथ हम देखें तो दीगर ममालिक के अंदर यही फेडरेशनें अपनी टीमें भेजकर जो मेडल्स हासिल करते हुए दिखाई देती हैं। पिछले दिनों थाईलैंड में मुकाबला हुआ और उसमें हमने देखा नेशनल बॉडी बिल्डिंग यूनियन इंटरनेशनल ने जो है वहाँ पर शिरकत की यहाँ से कराची से, और उसने तकरीबन 20 मेडल्स हासिल किए, जिसमें 14
गोल्ड मेडल से। क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि मेडलों की तो भरमार नजर आ रही है, परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे। जब पाकिस्तान की सतह पे कोई मुकाबले होते हैं तो उस पे जो है वो खिलाड़ी परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आते। देखिए, पहली बात है कि आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया है कि वो खिलाड़ी यहाँ पर हमें ना नेशनल गेम में कहीं नजर आते हैं, ना वो पाकिस्तान के मुकाबलों में नजर आते हैं, और पता नहीं बाहर जाकर वो मेडल कैसे ले लेते हैं। होता शायद यही होगा कि वहाँ पर भी अगर वो 14 मेडल लिए हैं या 20 खिलाड़ी गए हैं तो इतने ही खिलाड़ी होते होंगे जिसमें सब वो मेडल बांट देते होंगे। और जहाँ तक रिकग्नाइज की बात है तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ गेम्स की जो है फेडरेशन है मुख्तलिफ काम कर रही होती हैं, लेकिन अगर चाहे वो 10 हैं 20 हैं, लेकिन रिकग्नाइज तो सिर्फ एक ही होती है जो कि इंटरनेशनली एफिलिएट हो, OCA के पास हो, IOC के पास हो। हम तो कई बार ही अपना मौका दे चुके हैं। और बाकी जो आजकल की जो फेडरेशन बनी है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इनकी, और काफ़ी खिलाड़ी जो अक्सर जाते हैं या खिलाड़ियों से पैसे भी लिए जाते हैं, तो खिलाड़ियों से पैसे लेकर उनको बाहर का टूर करवाया जाता है कि हम आपको इंटरनेशनल करें। हालांकि इनके ना कोई मेडल्स की हैसियत है और ना इनकी कोई पोजीशंस की हैसियत है, क्योंकि वो रिकग्नाइज नहीं है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की सतह पर रोकने की है। ये तो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो सिर्फ रिकग्नाइज बॉडी के खिलाड़ियों को बाहर जाने की इजाज़त दें। यहाँ तो जिसका मुँह उठता है वो चला जाता है और मेडल लेकर आ जाते हैं। अच्छा, तारिक परवेज साहब, आप पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सदर हैं, क्या आपने कभी गवर्नमेंट की सतह पर आवाज उठाने की कोशिश की है इन पैरेलल बॉडी के खिलाफ? देखिए जी, मेरे तकरीबन 9-8 साल से मैं पाकिस्तान के सेक्रेटरी रहा हूँ, अभी मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैंने हर सतह पर, हर वफाकी सेक्रेटरी से, हर वफाकी मिनिस्टर से, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में 20 दरखास्तें, 20 मेरी मीटिंग हुई, लेकिन वहाँ पर आपको पता है ना कि जो एक सिलसिला चल रहा था पहले कि पैरलिज्म को मतलब 50-50 पैसों पे सारा कुछ किस्सा चलता रहता है, लेकिन उन्होंने कभी रिकग्नाइज नहीं किया। हम तो 9 साल से लगे हुए हैं और अभी की हमारी कोशिश है, हमारी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। जो अभी वफाकी मिनिस्टर हैं एहसान और रहमान मजारी साहब, उनसे हमारी कमिंग कुछ दिनों में ये मेरी मीटिंग फिर इंशाल्लाह होने वाली है। तो हम दोबारा, उन्होंने पहले इसको रिकग्नाइज करने की हमारी कोशिश की थी, लेकिन वो DG साहब क्योंकि कुछ ऐसी मूड में नहीं थे तो उनको जिनको बरतरफ कर दिया गया था आसिफ जमान से। तो अभी देखें नए DG साहब आए, फिर हम एक वो अपनी कोशिश जारी रखेंगे ताकि हमारे खिलाड़ियों को बाहर जाने के चांसेस मिल सकें, इंटरनेशनल सतह पर जाने के। बिल्कुल, इंटरनेशनल सतह पर जाएं और परफॉर्म करें। तारिक परवेज साहब, क्योंकि नेशनल गेम्स हमारे जो है 34वें अख्ताम पजीर हो गए, लेकिन इससे जाने से पहले अगर हम पाकिस्तान में सिंध बॉडी बिल्डिंग की बात कर लें तो उनको भी मुश्किलात दरपेश हुई थी, उस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें भी पैरेलल बॉडी का हाथ है? लेकिन जी पैरेलल बॉडीज तो सारी उसमें होती हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे मसाइल हुए। सिंध बॉडी बिल्डिंग का भी यही था कि वहाँ पैरेलल बॉडी पहुंची, लेकिन क्योंकि ये रूल्स हैं ओलंपिक के और नेशनल गेम्स के कि वही फेडरेशन वहाँ परफॉर्म करेगी, उसी फेडरेशन की एसोसिएशन परफॉर्म कर सकेगी जो कि रिकग्नाइज है अपनी फेडरेशन के साथ, वो फेडरेशन जो पाकिस्तान ओलंपिक के पास है। तो ज़ाहिर है हमारी वहाँ पर हमारी एसोसिएशन से खेला, लेकिन हमने एक ये किया कि वहाँ उनके जो खिलाड़ी थे, क्योंकि हम तो हमेशा खिलाड़ियों की सपोर्ट और उनकी उसमें रहते हैं तो खिलाड़ी को जाहिर नहीं करना चाहिए, तो हमने उनको खेलने का मौका दिया। तो आप समझते हैं मोहम्मद इकबाल बाली साहब का जो किरदार था वहां पर खिलाड़ियों को सपोर्ट करने का, चाहे वो किसी भी पैरेलल बॉडी से ताल्लुक रखते हो, उन्होंने मौका फराहम किया उन प्लेयर्स के लिए, तो एक अच्छा साइन था ये? देखिए, ये तो हमारा एक टीम वर्क है ना कि हमने सिंध से भी उन्होंने कोशिश की है और अपने जो खिलाड़ी थे उनको सारी सपोर्ट करने की कोशिश की, जो पैरेलल बॉडी उनको भी सपोर्ट किया, ठीक है ना जी। तो बाली साहब का भी किरदार था, साहब जो वहाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन थी तमाम उनका भी किरदार था, फेडरेशन का किरदार था पैसों के लिए, तो खिलाड़ियों को हमने खेलने का मौका दिया वहाँ पे। बिल्कुल तारिक परवेज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। अब मजीद भी बात कर लेते हैं हम इकबाल बाली साहब से। इकबाल बाली साहब, अगर हम देखें तो सिंध में सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन जो अपना किरदार अदा कर रही है वो तो कर रही है, लेकिन सिंध ओलंपिक्स के जो अब देखते हैं कि हकाइक हैं वो बहुत कुछ अब सामने वाजे करते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या समझते हैं कि अब कुछ बहुत कुछ सामने पेज पर नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि ये मीडिया के तवस्सुस से जो बातें आवाम तक और एथलीट तक और खिलाड़ियों तक जो पहुँचेंगी, मैं ये समझता हूँ इसमें मीडिया का बहुत अमल दखल होगा
और मैं ये एक बात और वसूख से कह सकता हूँ कि अब अहमद अली साहब को जवाब देना होगा कि वो किस हैसियत से, किस कानून के तहत पैरेलल बॉडीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं और किस हैसियत से उन्होंने रखा है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ, वो बात बीच में रह गई थी, जो इनका अपना फाइनेंस सेक्रेटरी, पाकिस्तान ओलंपिक के जनरल सेक्रेटरी खालिद महमूद साहब को उनके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। अहमद अली राजपूत साहब इनके सेक्रेटरी है, जाहिर सी बात उनका फाइनेंस सेक्रेटरी है सईद जमील साहब ने, उन्होंने पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी पे सूट फाइल किया है, ओलंपिक के जनरल सेक्रेटरी पे सूट फाइल किया है। इसी तरीके से अब ये जवाब तो अहमद अली साहब को देना पड़ेगा कि किस हैसियत से उन्होंने रखा है कि एक पैरेलल बॉडी का बंदा गेम्स को रोकने के लिए इस हद तक जा सकता है, तो उसको किस सीमा पे उन्होंने उसको एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी रखा है, इसका जवाब अहमद अली साहब को देना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि किस हैसियत से उन्होंने उसको एफिलिएशन सर्टिफिकेट जारी किया, जो कब तक हमें नहीं देंगे, वो कब तक रोकोगे? अब तो यही सवाल है, आमिर भाई कह रहे हैं बिल्कुल कब तक रोकोगे। आमिर साहब है, बड़ी जबरदस्त बात कह रहे हैं इकबाल साहब भी। अच्छा, थोड़ी सी बात हम कर लें नेशनल गेम्स के हवाले से, और अगर हम देखें तो HSC पहली दफा शिरकत कर रही थी इस इवेंट के अंदर, और जिस किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस दी, तवक्को है कि आने वाले वक्तों में मजीद बड़ा टफ टाइम खासकर डिपार्टमेंट्स की टीमों को देती हुई नजर आएगी। फिर बॉडी बिल्डिंग की अगर हम बात कर लें तो तीसरी पोजीशन हासिल की HSC ने, क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त हुआ है, HEC ने एक बहुत ज़बरदस्त कमबैक किया है। और ये है कि HEC सिर्फ HEC नहीं, हमें अगर आप वाबडा को लें तो वाबडा में शहबाज साहब, उन्होंने वो प्लेयर्स के लिए बहुत कुछ करते हैं, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब्स देते हैं, फैसिलिटीज़ देते हैं, लड़के अपने बरसर रोज़गार आ जाते हैं। और उनको उस टाइम पता चलता है जब वो रिटायरमेंट लाइफ में आते हैं, तो उनको पता चलता है कि यार हमें गवर्नमेंट जॉब्स मिली हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने बहुत ज़बरदस्त किया। इस दफ़ा हमने पहली दफ़ा देखा HEC एक भरपूर एक ज़बरदस्त टीम के साथ आई और उन्होंने नेशनल गेम्स में बॉडी बिल्डिंग की इवेंट में ज़बरदस्त परफॉर्म किया, तो आई अप्रिशिएट। तो और मैं देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये यंग टैलेंट आगे आ रहा है, इससे बहुत फ़ायदा होगा। और सूबों की सूरत हाल में सिंध को अगर देखा जाए तो सूबों में लड़ाई से हटेंगे तो हम कुछ काम करेंगे ना। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? देखिए सिंध ने फिर बहुत ज़बरदस्त काम किया है, KP और सिंध में बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है, पंजाब में भी हुआ है। आप ये देखें जो डिपार्टमेंट्स के खिलाड़ी हैं ना, तो ज़्यादातर खिलाड़ी सिंध और KP और पंजाब से खेले, और इन्हीं सूबों में हम लोग ही उनको ट्रेन कर रहे होते हैं। तो ये एक गुडविल है और एक ज़बरदस्त जेस्चर है एक भाईबंदी का, और ये इस तरीके से बिल्कुल जबरदस्त है। फरहान साहब, जिस तरह HSC की बात हो रही है तो हम देखते हैं कि पहली दफ़ा शिरकत कर रही थी और जिस किस्म की कारकर्दगी उनकी रही है, समझते आने वाले वक्तों में जिस तरह मैंने इनसे कहा कि बड़ा टफ टाइम वो डिपार्टमेंट्स को देती हुई नजर आएगी। उम्मीद है क्योंकि शफाफ हमने देखा कि बड़े ज़बरदस्त उन्होंने ट्रायल लिए, जो लड़के या लड़कियाँ जो मुंतखब होने वाले थे, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जो टैलेंट जिसके अंदर था, उन्हें मौका फराहम किया, आज उसका रिजल्ट आपके सामने नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, मैंने भी कुछ अर्सा HSC से काम किया है। जब इनकी इंटर यूनिवर्सिटी हुई थी तो मैं एक टीम का कोच था और मुबशिर मुख्तार साहब के साथ मैंने पूरा इवेंट कवर भी किया, तो ऐसे कोच भी मैं शिरकत की। तो बड़ा इंटर यूनिवर्सिटी पूरे कराची के अलग अलग जोनों के टूर्नामेंट हुए, उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान लेवल जो टीमें जीती तो वो फाइनल जाके खेली पिंडी के अंदर, इस्लामाबाद में, वो पेशावर में हुआ। तो मतलब इसी तरह हॉकी की टीम मैंने देखी, इसी तरह मुख्तलिफ गेम्स के अंदर HSC ने मतलब एक बड़े डिपार्टमेंटों को टक्कर दी है और उनको मुंह दिया है और बताया कि आने वाले वक्तों में जो है वो इनकी परफॉर्मेंस जो है वो वापडा, आर्मी, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, उनको वापडा जैसी टीमों को फाइट देने के लिए वो तैयार है। इसी तरह इन पे बच्चों पे काम होता रहा तो आने वाला वक्त जो है ना बहुत ज़बरदस्त HSC एक भरपूर अंदाज से खेलों में शामिल हुई है, तो मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और खासतौर पर मैं जिस तरह इन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर अपना इक्विपमेंट दिया, सामान दिया, तो ये भी बहुत बड़ा एक अच्छा इकदाम है कि खेलों के फरोग के लिए इस तरह की चीजें, इस तरह के लोग जो फेडरेशन अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, तो इनको भी काफी बिल्कुल। इकबाल साहब, थोड़ी सी बात आपसे भी, क्योंकि जिस तरह जेम्स में सामान की बात हो रही है, तो तालीमी इदारों में आप लोग क्या अपना किरदार अदा करेंगे? क्योंकि इनका तो बिजनेस है, इन्होंने तो चीजें दे दी, तालीमी इदारों में यकीनन आपका भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हेल्प आउट अगर आपकी आमिरुल्लाह साहब के साथ रही तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तालीमी इदारों में भी आप जेम देखेंगे। जी जी
बिल्कुल मैं ये समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है हम लोगों ने। हमारी एक टीम काम कर रही है सिंध में, पूरे सिंध में हम इस पे काम कर रहे हैं। पहले तो ये बिजनेस के तौर पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में हम इक्विपमेंट फराहम कर चुके हैं, लेकिन अब ये जाहिर सी बात है हमने एक सर्कल बनाया है जिसके तहत हम इस पे काम कर रहे हैं। और इसके तहत देखें आजकल जो मोबाइल कल्चर है ना, ये हमारे बच्चों के अंदर सरैयत कर चुका है। आपके बच्चे हो या मेरे बच्चे हो या किसी के बच्चे हो कि मोबाइल घर पे जाएं तो हर कोई बच्चा ना रिश्तेदारी को पहचान रहा है ना कुछ कर रहा है, वो सिर्फ मोबाइल पे लगा हुआ है, और जिसकी वजह से उसकी फिजिकल एक्टिविटी डेड हो गई है। तो अब इस चीज़ को, क्योंकि बच्चा जब पढ़ने इंस्टीट्यूशन में जा रहा है तो वो एक उसका समझ ले वहाँ से वो तालीम के साथ साथ उसके पीरियड के दरमियान, मुख्तलिफ सेशन के दरमियान उनके गैप्स होते हैं। तो हम ये जिम्स और फिटनेस सेंटर कायम करके उसमें उनको ये सहूलियात फराहम करना चाहते हैं ताकि ग्रास रूट लेवल पे बच्चा एक्टिविटी में शामिल हो, ताकि उसकी फिजिकल एक्टिविटी चले, ना कि वो घर जाके मोबाइल कल्चर और दूसरे तरीके से वो बिल्कुल बीमारी या किसी इलनेस का शिकार हो जाए। तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए हमने ये ग्रास रूट लेवल पे हम काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और इसमें 2-3 फायदे, एक तो वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी कर लेगा, फिर बाकायदा हम अपने जो कोचेस जो हमारे टाइटल होल्डर्स हैं इनको इन जिमों में हम अपॉइंट करवाएंगे, और ताकि वो वहाँ पे जो यंगस्टर हैं, एथलीट हैं, उनको ट्रेनिंग दे, और ट्रेनिंग हासिल करके यही वो बच्चे हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, नेशनल गेम में शिरकत। देखा आपने आज HSC की 3rd पोजीशन है। तो मैं ये समझता हूँ मुस्तकबिल करीब में इन्हीं इंस्टीट्यूशन से मिस्टर पाकिस्तान भी बनेंगे और गोल्ड मेडल भी लेंगे। थोड़ी सी बात मैंने तारिक परवेज साहब से भी की थी, सिंध में जो है सिंध बॉडी बिल्डिंग के हवाले से, और सिंध ओलंपिक्स में जो है क्या अब हकाइक सामने आ रहे हैं इस हवाले से भी। और थोड़ी सी बात है, क्योंकि आप सिंध को रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, तो इस पे क्या कहेंगे, अब क्या काम करने जा रही है सिंध ओलंपिक के खिलाफ? अब सिंध ओलंपिक के खिलाफ हम बाकायदा पिटीशन जाहिर कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, जो बहुत ही जल्दी, क्योंकि ये जवाब तो देना होगा ना इसी सिलसिले में। और करेक्ट अहमद अली राजपूत के खिलाफ, क्योंकि इनकी करप्शंस की हमारे पास अच्छी खासी तफसीलात हैं। नेशनल गेम्स अभी हाल ही जैसा बताया इन्होंने, अभी जिस तरीके से खिलाड़ियों के साथ इन्होंने किया है, इसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे पिटीशन की कॉपी हम आपको भी मीडिया की तवज्जुह से भी शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला ज़रूर ये चीज़ें सामने आए, हकाइक ज़रूर सामने आने चाहिए। बिल्कुल जो भी गलत हो वो उसके हकाइक, या कोई सही हो तो उसके हकाइक बिल्कुल मीडिया के सामने आने चाहिए, क्योंकि कौन सही है कौन गलत है उसके हकाइक जब सामने आ जाते हैं तो हर किसी को पता चल जाता है। फरहान फरीद राजू साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद इकबाल बाली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आमिरुल्लाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।